हेलो गाइस, कैसे हैं आप। हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी ने टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज ट्राइबल इकोनॉमी। तो व्हाट इज़ ट्राइबल इकोनॉमी। तो इकोनॉमी हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस किया। तो हम उसके साथ ही एक आगे टॉपिक आता है जिसका नाम है ट्राइबल इकोनॉमी। तो हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी करते हैं, हम प्रोडक्शन सिस्टम को स्टडी करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं, है ना। तो अब इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि क्या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या इकोनॉमिक सिस्टम है ट्राइबल सिस्टम ट्राइबल्स में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, एलपी विद्यार्थी और बीके राय, इनका नाम मैंने पहले भी कोट किया था आपको। एलपी विद्यार्थी और इन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जो कि ट्राइबल इकोनॉमी में आपको देखने को मिलते हैं। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, वो उनके नाम मैं आपको बताता हूँ एक एक से। एक तो ट्राइबल की इकोनॉमी होती है, बेस होती है फॉरेस्ट के ऊपर, वो फॉरेस्ट से उनकी इकोनॉमी चलती है। तो होता क्या है कि तो फॉर एग्जांपल इसमें होता क्या है, जो ट्राइब्स जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो वहाँ से फूड गैदर करते हैं, वो फॉरेस्ट से टिम्बर यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वो कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, वो एनिमल्स की ग्रेजिंग करते हैं फॉरेस्ट में। ओके। तो ट्राइबल इकोनॉमी जो है वो फॉरेस्ट के ये बेस्ड पे है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, नाम जो जिनका फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंस है, एक तो है बिरहोर्स, बिरहोर्स ऑफ बिहार, है ना, छोटा नागपुर, बिरहोर्स ऑफ छोटा नागपुर, और जुआंग्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है, चेंचूस ऑफ आंध्र प्रदेश, बिरहोर्स ऑफ छोटा नागपुर, चेंचूस ऑफ आंध्र प्रदेश एंड जुआंग्स ऑफ उड़ीसा। तो ये क्या है, बेसिकली ये सारी की सारी फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। तो ट्राइबल इकोनॉमी जो है ये क्या है, फॉरेस्ट पे बेस्ड है। तो ये ट्राइबल्स जो हैं ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स। तो फॉरेस्ट जो है ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने सर्वाइवर के लिए, अपनी सब्सिस्टेंस के लिए। तो इनमें आपको मैं ट्राइब्स के नाम बताऊंगा। चैंचूस है आंध्र प्रदेश के, फिर हॉर्स है छोटा नागपुर के, ठीक है, जुआंग्स है उड़ीसा के। ये ट्राइब्स हैं जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ओके। उसके बाद दूसरा एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्राइबल इकोनॉमी में, उनमें होता है मोड ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो फैमिलियल होती है, डोमेस्टिक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली के लोग होते हैं वो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, वो प्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं सारे के सारे। तो जितने भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो क्या है, बेसिकली दे आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो यूनिट हैं प्रोडक्शन के। और प्रोडक्शन में वो डायरेक्टली एंगेज हैं और कंजप्शन में भी वो डायरेक्टली एंगेज हैं। ओके। तो ये है इनकी ट्राइबल की इकोनॉमी जो है वो डोमेस्टिक और फिलियल मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है। तीसरा इनकी करेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ना वो बड़ी ही सिंपल होती है। ओके। तो जैसे सिंपल टूल्स हैं, डिगिंग स्टिक है, हो है, वुडन प्लॉग है, मशीनरी इक्विपमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी इनकी टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं होती। तो सिंपल टेक्नोलॉजी पे ये रिलाई करते हैं ट्राइबल इकोनॉमी। तो मैं आपको बताऊं, बिरहोर, बिरहोर बेसिकली फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी भी है, और जो हंटिंग ट्राइब भी है बिरहोर। तो अब ये क्या करते हैं, सिंपल चाकू के साथ ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट के जो प्रोक्यूर करते हैं फॉरेस्ट का रॉ मटेरियल, और बिरहोर्स क्या करते हैं, रोप बनाते हैं। बिरहोर्स रोप बनाते हैं और एक्सचेंज किसको करते हैं, हमने याद करो, हमने पढ़ा था कि बिरहोर का एक्सचेंज होता है किनके साथ, उर्वान्स, मुंडास, हो, एंकरिया, ये इन लोगों के साथ रोप एक्सचेंज करते हैं और उनसे रिटर्न में ये वो फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं।
तो बिरहोर्स जो है वो सिंपल टेक्नोलॉजी के साथ रोप को बनाते हैं। ये छोटा नागपुर में रहते हैं, बिहार में रहते हैं बिरहोर्स। ठीक है। उसके बाद जो मुंडा ओ एंड हरिया, मुंडा हो, मुंडा ओरवान भिल्स हो गए, हरिया हो गए। तो ये लोग जो हैं एग्रीकल्चरिस्ट एग्रीकल्चर ट्राइब्स है, ट्राइब्स मैंने है मैंने बताया, बताया, और ये और ये सिंपल सिंपल प्लॉ का प्लॉ का इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं, करते हैं, है ना, है ना, वुड का वुड का इस्तेमाल इस्तेमाल करते करते हैं। हैं। और ये और ये ज़्यादा ज़्यादा डीपली डीपली प्लॉ प्लॉ नहीं नहीं कर कर पाते पाते, क्योंकि क्योंकि मैनुअल मैनुअल प्लॉ प्लॉ होता होता है है इनका, इनका, तो तो वो वो ज़्यादा ज़्यादा डीप डीप तक तक वो वो कल्टीवेशन कल्टीवेशन नहीं नहीं कर कर पाता। पाता। तो तो मैंने मैंने बताया बताया सिंपल सिंपल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ट्राइबल ट्राइबल चाहे चाहे वो वो मुंडा मुंडा हो, हो, चाहे चाहे वो वो ओरवान ओरवान हो, हो, चाहे चाहे वो वो बिल्स बिल्स हो, हो, एग्रीकल्चरिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइब्स ट्राइब्स हैं हैं ये, ये। या फिर वो बिरहोर्स हो, ये रोप मेकिंग ट्राइब्स हैं। तो ये सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे हमने देखते हैं कि आपको एक्सचेंज में जनरलाइज्ड एक्सचेंज मिलता है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज मिलता है, आपको नेगेटिव रेसिप्रोसिटी मिलती है, जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी मिलती है, आपको जनरलाइज्ड नेगेटिव, और एक और रेसिप्रोसिटी है ना, वो भी देखने को मिलती है। तो ये जो इनमें क्या होता है, ट्राइब्स में प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो ये सब्सटेंटिव इकोनॉमीज है। ओके। तो अब क्योंकि इनका काम होता है गुड्स को और एक्सचेंज को एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि फूड ये ले लेते हैं, रोप्स दे देते हैं, है ना, कहीं से नाइफ ये खरीद लेते हैं, अपना फूड आइटम्स दे देते हैं। तो ये आपस में क्योंकि एक्सचेंज जो वैल्यू होती है वो मनी नहीं होती है, वो बार्टर सिस्टम की एक्सचेंज करते हैं। अब जब उनको चाहिए फूड और वो दिया और फूड ले लिया, तो वहां पे प्रॉफिट मोटिव कहीं कहीं दिखा हुआ नहीं नजर आता है। ठीक है। और उसमें जो फैमिली हो गई, जहाँ कम्युनिटी हो गई, वो क्या करते हैं, कोऑपरेटिव यूनिट, एज ए कोऑपरेटिव यूनिट काम करते हैं। क्योंकि विद्यार्थी एंड्रॉयन और ट्राइबल इकोनॉमी को स्टडी किया, और इसने ये भी कहा कि जो अ, जो ट्राइब्स की इकोनॉमी को स्टडी किया, और ये बताया कि जो मुंडा है, हो है, संतल है, ओरवान है, गॉन्ड्स है, बिल ट्राइब्स है, इनमें क्लोज्ड इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। तो ये आपस में ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कॉपरेट करते हैं, और अपना जो लिविंग है वो सस्टेन करते हैं। ये मैंने बताया कि कम्युनिटीज जो है वो कोऑपरेटिव यूनिट काम करती हैं। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं बिरहोर्स की, मुंडा की, हो की, हरिया की, क्योंकि एलपी विद्यार्थी बीके राय का आप इसमें कोड कर सकते हैं। और इसमें सेरिमोनियल एक्सचेंज होता है। हाँ, एक तीसरा आ गया, एक हो गया जनरलाइज्ड एक्सचेंज, एक हो गया जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी, बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी, और नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। ओके। तो ट्राइबल इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल टेक्नोलॉजी होती है, गिफ्ट्स एंड सेरिमोनियल एक्सचेंज होता है इनमें। ये आपस में एक दूसरे के साथ सेरिमोनियल एक्सचेंज भी करते हैं। ठीक है। मटेरियल गिफ्ट देते हैं, और काउंटर गिफ्ट जो है वो ये है जो ये समझते हैं कि हमारे किनशिप में जो है सोशल हमारी ऑब्लिगेशन है, सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ किनशिप ये फील करते हैं। कौन? जो ट्राइबल इकोनॉमी है, ट्राइबल सिस्टम है। तो इनमें जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी भी होती है, आपको जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी भी देखने को मिलेगी, है ना। तो मुंडा, ओरवान एंड गोंड में मैंने आपको एग्जांपल देके भी बताया। फिर इनमें बैलेंस रेसिप्रोसिटी भी होती है, ये भी आपको जो है वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। तो जनरलाइज में गिफ्ट गिविंग हो गई, हॉस्पिटैलिटी शो करना, गिफ्ट टेकन हो गया, म्यूचुअल एड हो गया। नेगेटिव में मैंने आपको बताया कि नवाजों की एग्जांपल दी, चीट के जरिए, है ना। तो क्या करते हैं, गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पीरियोडिकल मार्केट्स को। तो पीरियोडिकल मार्केट्स में हम ये बताते हैं कि इनमें जो है इसमें गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते हैं ये बार्टर सिस्टम से। तो इनमें पीरियोडिकल मार्केट्स जो है वो होती हैं। ठीक है। तो विद्यार्थी ने कहा कि
इनमें जो एक एक टाइम के बाद एक कुछ कुछ टाइम वीकली मार्केट्स कह लीजिए, मंथली मार्केट्स कह लीजिए, वहाँ पे ये अपने जो है वो देखने को मिल वीकली मार्केट्स हैं, बाई वीकली मार्केट्स हैं। तो आपको जो ट्राइबल एरियाज है ना, उड़ीसा के, झारखंड के, आंध्र प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, जहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, बास्केट्स एक्सचेंज करते हैं, है ना, कॉस्मेटिक एक्सचेंज करते हैं, फूड ग्रेन्स एक्सचेंज करते हैं, लोकली हैंड वुमन क्लोथ्स एक्सचेंज करते हैं। इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस भी है। तो अब देखो, जो हर्स्कोविट ने कहा कि 4 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं नीलगिरीस में। कौन से? टोडास, कोटास, कुरुम्बास, बड़गास। तो इसमें क्या करते हैं, इंटरडिपेंडेंस है। मैं बताऊं, जो कोटास है ना, वो क्या है, वो आर्टिजन्स हैं। कोटा के लोग आर्टिजन्स हैं। और जो बडग्गा है, बडग्गा क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं। और टोडा क्या है, पैस्टोरल है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ पोर्ट्स शेयर करते हैं, नाइफ्स शेयर करते हैं, आयरन टूल्स शेयर करते हैं, और फूड ग्रेन्स शेयर करते हैं, फार्म मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करते हैं आपस में। तो जो कुरुम्बा है, कुरुम्बा बेसिकली मैजिकल एंड रिचुअल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड इन रिटर्न गेट फूड रिटर्न्स, मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अदर्स। ठीक है। तो हम देखें, इंटरडिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस है। तो जो नीलगिरी के ट्राइब्स हैं, कोटास वो आर्टिस्ट हैं, बदगास कौन है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, टोडास जो है वो पैस्टोरलिस्ट हैं, और कुरुम्बास जो है वो क्या है, मैजिकल परफॉर्म करते हैं, रिचुअल्स का काम करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या करते हैं, आर्टिस्ट जो हैं, ये क्या करते हैं, रोप्स करते हैं एक्सचेंज, और क्या करते हैं, नाइफ्स एक्सचेंज करते हैं, पॉट्स एक्सचेंज करते हैं, रोप्स एक्सचेंज करते हैं आपस में। तो इन लोग जो है बफेलोस एक्सचेंज करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करते हैं। तो इन चीज़ों को आप स्टडी कीजिए। इंटरडिपेंडेंस है, ये हर्षकोविद ने किया। आपने ये स्टडीज़ कैसे कोड करनी है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम लिखना है, उसने स्टडी कौन सी की, उनके रिजल्ट्स क्या निकले, और किस ईयर में उसने स्टडी। अगर आप ये चीज़ें लिख दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इंटरडिपेंडेंस है, पीरियोडिकल मार्केट्स लगती हैं, इंटरडिपेंडेंस है। तो उसके बाद है, हम देखते हैं ढंगार का इकोनॉमिक सिस्टम स्टडी करते हैं। ओके। तो अब क्या होता है कि लेबर का ज़रूरत होती है कहाँ पे, कुछ जो होते हैं लेबर का इस्तेमाल करते हैं लैंड कल्टीवेशन में। तो अब कहाँ कहाँ होता है, झारखंड के ट्राइब्स में इसको हम बोलते हैं डंगार, डंगर, डंगर बोलते हैं, और बिगल बोलते हैं अमंग भूमिज ऑफ वेस्ट बंगाल। और ये जो लेबर आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, लेबर का काम जो करते हैं, तो आपको जैसे इंस्टीट्यूशन है प्रॉपर एक डंगर का, कहाँ पे, झारखंड में, वहाँ से आपको लेबर आपको जो है वो इंस्टीट्यूशन है प्रॉपर, तो वहाँ से आप लेबर हायर कर सकते हैं, कोई भी काम कराना हो, एग्रीकल्चर का काम कराना हो या कोई और काम कराना हो। तो आप थारूस हैं, खासास हैं, हिमालय के नागास हैं, वहाँ पे भी जो लेबर जो है, वहाँ पे क्लास आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको लेबर ट्राइब्स जो कि लेबर का काम करते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके। तो अब आपको तो जो पर्सन जो एम्प्लॉय होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ढंगर बोलते हैं। जैसे ओरवांस में है, मुंडा में है, हो में है, ठीक है, इनमें ढंगर सिस्टम होता है। तो उसमें जो जो थारूस है हिमाचल प्रदेश की, या फिर खासास है, थासूस ऑफ तराई एरिया, एंड थारूस एंड खासास ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पे आपको ये आपको देखने को मिलते हैं। लेबर अटैक ऑब्जॉर्प्शन इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ पे प्रॉपर लेबर का। तो मैंने आपको बताया कि ट्राइबल की इकोनॉमी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की। एलपी विद्यार्थी ने बीके राय को बताया कि इसमें फैमिलियल मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें प्रिमिटिव इकोनॉमी है, फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, इसमें सिंपल टेक्नोलॉजी है, इसमें इंटरडिपेंडेंस है, इसमें जो
जो कम्युनिटीज़ हैं वो एज ए कोऑपरेटिव यूनिट काम करते हैं। इसमें इंटरडिपेंडेंस है। इसमें आपको पीरियोडिक मार्केट्स देखने को मिलेंगे, आपको गिफ्ट्स एंड सेरेमोनियल एक्सचेंज आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आपको प्रॉफिट मोटिव यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की। ओके, है ना। तो ये मार्केट जो है वो आप देखोगे हब है इकोनॉमिक लाइफ का। आप इकोनॉमिक लाइफ कहाँ देखने को मिलेगी, एक्सचेंज कहाँ पे देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक लाइफ वो आपको या तो लैंड पे मिलेगा या फिर मार्केट में देखने को मिलेगा या फिर फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा इकोनॉमिक लाइफ, क्योंकि फॉरेस्ट में दिखेगी नहीं मिलेगी। तो ये हमने डिस्कस किया ट्राइबल इकोनॉमी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं सब्सिस्टेंस ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग, फिशिंग, स्वीडनिंग, पैस्टोरलिज्म, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी में सब्सिस्टेंस किस तरह से होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि कैसे हंटिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, फिशिंग इकोनॉमी कैसे होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, तो आप देखिए हंटिंग एंड गैदरिंग की सब्सिस्टेंस कैसे चलती है। अब हंटिंग एंड गैदरिंग क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। वो एक तो सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो हंटिंग करते हैं एनिमल्स की, फूड गैदरिंग करते हैं, फूड कलेक्शन करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक यूनिट्स होती हैं, वो अपने आप पे वो डिपेंड होते हैं। वो बार्टर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं अपनी इकोनॉमिक को चलाने के लिए। वो वीकली मार्केट्स में करते हैं। इनकी जो इकोनॉमी है वो एज ए जो कम्युनिटी है वो एज ए कोऑपरेटिव यूनिट की तरह काम करती है, सब मिलजुल के काम करते हैं। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि फैमिलियल मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा। सारे जो है वो रिसोर्सेज को पूल करते हैं और कंजप्शन भी जो फिर वो जो भी प्रोड्यूस निकलता है उसको वो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इसमें भी हम यही कैरेक्टरिस्टिक्स को डाल सकते हैं। आपको रिलेट करना आना चाहिए, आपको एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करना चाहिए। ये नहीं कि अनरिलेटेड क्वेश्चंस को आप रिलेट कभी ना करें, अनरिलेटेड कंसेप्ट्स को कभी ना रिलेट करें। जो रेलेवेंट है उसी को रिलेट करें, जो डिमांड है क्वेश्चन की उसी को रिलेट करें। थीम्स को पकड़ें आप, क्वेश्चन में थीम्स क्या है उसको पढ़ने की कोशिश करें, फिर उन थीम्स को आपस में रिलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये तभी हो पाता है जब आप होलिस्टिक तैयारी जो है वो करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें हाँ, एक तो इनकी पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो कम देखने को मिलती है ना। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक यूनिट है ना। तो और दूसरा आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे रेसिप्रोसिटी मिलती है। किस तरह की, आपको जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी भी मिलती है, आपको बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी भी देखने को मिलती है, आपको नेगेटिव रेसिप्रोसिटी भी देखने को मिलती है जहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आपको सोसाइटी इक्लिटेरियन है, तो पॉलिटिकल सिस्टम अगर हम देखें तो इतना फॉर्मल तो नहीं होता, बट आपको चीफ कहीं कहीं देखने को मिल जाएंगे, आपको विलेज हेडमैन देखने को मिल जाएंगे, आपको बिग मैन देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या करते हैं, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, वहाँ की में सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को वो रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और कैसे वोटिंग डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है उसको भी ये सब देखते हैं। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल मैंने दे दी हंटिंग एंड गैदरिंग में। एक तो आप देख लीजिए, एक तो आप कर सकते हैं ऑरेंजेस हैं जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, बड़ी जगह मैं इनका मेंशन करता हूँ। ऑरेंजेस एंड जरावास ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये क्या करते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब है। और आंध्र प्रदेश में चेंचूस करके ट्राइब है आंध्र प्रदेश में, वो भी आपको क्या करेगी, वो भी आपको दिखेगी हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब। ठीक है, तो बिरहोर जो है बिहार की, वो भी एक हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब है। अब उसके बाद फिशिंग सोसाइटीज़ की बात करें, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। ये जो है लाइफ जो है इनकी भी एक किस्म की सेडेंट्री लाइफ है, थोड़ी सी सेडेंट्री लाइफ है।
कंपैरेटिवली फूड एंड गैदरिंग की। वो तो नोमैडिक लाइफ जीते हैं, क्योंकि जैसे ही एक जगह से वो क्लियरिंग कर देते हैं फॉरेस्ट की, जानवर नहीं मिलते हैं एक जगह से, फिर वो दूसरी जगह पे जाके रहते हैं। फिशिंग में भी वो कुछ हद तक फिशिंग करने के लिए वो अलग अलग एरियाज़ में जाते हैं, फिशिंग के लिए आइलैंड में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ जो है वो सेडेंट्री ही होती है। और इसमें भी वो सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फिशिंग नेट्स हो गए, है ना, हुक्स हो गई, है ना, वो बोन्स की बनी हुई हुक्स, आयरन की बनी हुई हुक्स, सिंपल जो हुक्स है उसको वो इस्तेमाल करते हैं। और सेल्फ सफिशिएंट भी है ना, सरप्लस भी कह सकते हैं उनका, इकोनॉमी में सरप्लस भी देखने को मिलती है, क्योंकि वो जो फिश अपने के लिए जो कंज्यूम करना होता है वो करते हैं, बाकी वो सरप्लस जो है वो पीरियोडिक मार्केट में, वीकली मार्केट में जाके वो सेल देते हैं, सेल कर देते हैं। ओके, तो आप देखोगे ये आपको जो है पॉपुलेशन डायनेस्टी जो है आपको जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना। तो ये बेसिकली अडेप्ट होते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिए, और वो जो हंटिंग गैदरिंग है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेशन होती है उनकी। अब आप देखेंगे तो अब मैं एग्जांपल दे दूँगा इसको एग्जांपल में आप देखो ट्रोबारियन आइलैंडर्स ऑफ मेलानेशिया, वो एक फिशिंग ट्राइब है ना। मार्मूस इन न्यू गिनिया, वो एक फिशिंग ट्राइब है। ओके, तो अब ये एग्जांपल मैंने कोट कर दी, मार्मूस ऑफ न्यू गिनिया, ट्रोबारियन आइलैंडर्स ऑफ मेलानेशिया, पोलिनेशिया, ये है ना, और सोलोमन आइलैंडर्स हैं पोलिनेशिया में, ट्रोबारियन आइलैंडर्स हैं मेलानेशिया में, और सोलोमन आइलैंडर्स हैं पोलिनेशिया में, मानूस हैं न्यू गिनिया में। ये सारे फिशिंग ट्राइब्स हैं। ओके, तो इनमें क्या होता है कि जो इनमें भी लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं इनमें, तो जो कि रेगुलेट करते हैं फिशिंग एक्टिविटी को, है ना। तो बेसिकली सरप्लस फिश को वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो लीडर्स को मिलता है, शेयर ज़्यादा मिल जाता है, और वो क्या करता है, वो आगे जो है वो सॉलिडरिटी मेंटेन करता है, हायरार्की, वो आगे इसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी करता है अलग लोगों को। तो आप देखिए जहाँ पे टेक्नोलॉजी किस तरह का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे नेट्स का इस्तेमाल होता है, हुक्स का इस्तेमाल होता है, ट्रैप्स का इस्तेमाल होता है, हार्पून्स का इस्तेमाल होता है ना। तो अब डिवीज़न कैसे होती है, लेबर की डिवीज़न भी आपको देखने को मिलती है, जहाँ मेल जो है वो फिशिंग के लिए जाते हैं, फीमेल्स घर में खाना बनाती हैं, काम करती हैं, है ना। तो कुछ जो है स्पेशलाइजेशन भी होती हैं, कुछ जो है फिशिंग वाले वो काम करते हैं, शिप बनाने में काम करते हैं, कुछ हुक्स बनाने में काम करते हैं, कुछ नेट्स बनाने में काम करते हैं, तो स्पेशलाइजेशन होती है इनमें, है ना। तो लैंड ओनरशिप भी आपको देखो, टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दी, आपको डिवीज़न ऑफ लेबर भी मैंने डिस्कस कर दिया, टेक्नोलॉजी डिवीज़न ऑफ लेबर, और आपको कैपिटल भी डिस्कस कर दिया। लैंड ओनरशिप तो अब कहीं ना कहीं इनको मेरिन एरियाज दे दिया जाता है, सभी सेक्शंस होते हैं जो सोसाइटीज़ के, तो वहाँ पे जाके जो फिशिंग करते हैं। लैंड ऑनरशिप और कैपिटल, तो चौथा आ गया कैपिटल इसमें जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि बोट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है ना। तो अब हंटिंग गैदरिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बड़ी ही कम होती है। तो फिशिंग सोसाइटीज़ भी मैंने आपको टेक्नोलॉजी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डिवीज़न ऑफ लेबर, लैंड ओनरशिप मैंने डिस्कस कर ली। उसके बाद आपको आते हैं पेस्टोरल सोसाइटीज़। अब पेस्टोरल सोसाइटीज़ क्या है, पेस्टोरल सोसाइटीज़ बेसिकली कौन होती हैं, ये करते हैं डोमेस्टिकेशन करते हैं एनिमल्स की। तो इनमें भी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, तो ये भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, ये भी एज ए इग्लिटेरियन सोसाइटी की तरह काम करते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन होती है। तो इनमें भी लेबर इंटेंसिव होती है, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हाई होती है, स्पेशलाइजेशन जो है वो नहीं होती है, ना के बराबर होती है, और कैपिटल टेक्नोलॉजी भी इनमें सिंपल ही होती है। क्या होते हैं टेक्नोलॉजी में, बर्तन होते हैं, है ना, और क्या बकेट्स हो जाएगी, है ना, ड्रम्स हो जाएंगे, है ना। तो इनकी भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो लो ही होती है या मॉडरेट हो जाएगी, है ना।
तो अब जो है ये क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं, पेस्टोलिस्ट की बात कर रहा था। पेस्टोलिस्ट जो है वो लो पॉपुलेशन डायनेस्टी होती है, तो ये नोमैडिज्म इनमें बड़ा ज़्यादा होता है, सेमी नोमेड होते हैं, सेडेंटेरियनिज्म भी होती है इनमें, कुछ नोमैडिक लाइफ भी लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं, ट्रांस वुमेन भी होते हैं, सेडेंटेरियनिज्म भी होता है। तो कम्युनिटी साइज इनमें छोटा ही होता है ना। तो अब इनमें क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस भी होती है पेस्टोरल की, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर की हॉर्टिकल्चरलिस्ट इकोनॉमीज को भी डिपेंडेंस होती है ना। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने डिस्कस कर दी, कैपिटल, लैंड ओनरशिप, डिवीजन, टेक्नोलॉजी। अब आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो होते हैं ये भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, ये भी टेक्नोलॉजी इनकी सिंपल होती है, ये भी सिंपल डिगिंग स्टिक होए के साथ ये कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते हैं। ओके, तो इसमें ये होता है कि प्रोडक्शन जो है इसमें क्या होता है, मिलेट्स ग्रो करते हैं, रूट्स, राइजोम्स ग्रो करते हैं, है ना। तो सरप्लस ये भी बनाते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन इनमें भी देखने को मिलता है, रेसिप्रोसिटी इनमें भी देखने को मिलती है ना। तो आप देखो जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, आप इनकी एग्जांपल मैं दे दूँ आपको, कोपी रेड इंडियंस, रोपी रेड इंडियंस जो हैं, अरापेश जो है, ये क्या है, हॉर्टिकल्चरिस्ट है ना। होपी रेड इंडियंस क्या है, हॉर्टिकल्चरिस्ट है। और घॉन्स भी जो है वो हॉर्टिकल्चरिस्ट है, मरिया भी हॉर्टिकल्चरिस्ट है, बेगास, ओरवान्स, गॉन्स, बेगास भी हॉर्टिकल्चरिस्ट है। डिवीज़न, अब सिंपल टेक्नोलॉजी होती है, डिवीज़न ऑफ लेबर ये भी होता है सेक्स के डिफरेंस पे। लैंड ऑनरशिप भी इनमें होती है ना, कि किस तरह से डिसाइड करेंगे कि लैंड की डिवीज़न कैसे करनी है ना, फार्मिंग कैसे करनी है ना। तो कैपिटल भी इनकी लो, प्राइमरी टूल्स इनके यही होते हैं, फ्रीली शेयरिंग टूल्स होते हैं इनमें आपस में। और उसके बाद क्या होता है, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़। अब एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में अगर हम ये बात करें, तो एग्रीकल्चरिस्ट सोसाइटीज़ में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी। ये भी इक्विटेरियन सोसाइटीज़ की होती है, इक्विटेरियन कम होता है इनमें, और जो सरप्लस होता है इनमें, सेल्फ सफिशिएंट होती हैं ये, सेडेंटेरियन लाइफस्टाइल होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं ये, डिवीज़न ऑफ लेबर होती है इसमें, टेक्नोलॉजी भी इनको ज़्यादा खास होती नहीं है, लैंड ओनरशिप ये आपस में मिलजुल के डिसाइड करते हैं कौन कहाँ पे खेती बाड़ी करेगा, रूल्स बना दिए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं कि एलोकेशन कैसे करनी है लैंड रिसोर्सेज की, है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी, सब्सिस्टेंस और हंटिंग गैदरिंग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है ना, एग्जांपल्स मैंने बताई। फिर आप आते हो पैस्टोरलिस्ट्स के ऊपर, फिशिंग कम्युनिटीज़ के ऊपर सेम चीज़ें एक्सप्लेन की। फिर आप आते हो पैस्टोरलिस्ट इकोनॉमीज़ के ऊपर, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन किया। फिर हॉर्टिकल्चरिस्ट पे आते हो, फिर एग्रीकल्चरिस्ट पे आते हो। तो ये ओवरऑल जो ट्राइबल इकोनॉमी थी उनके ऊपर मैंने आपको डिस्कस करके आपको अच्छे से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। डिस्कस करते हैं अब ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिजीनियस इकोनॉमिक सिस्टम। क्या है ग्लोबलाइजेशन और इंडिजीनियस इकोनॉमिक सिस्टम, ये आपको PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन आपको आया हुआ देखने को मिलेगा। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिजीनियस इकोनॉमिक सिस्टम, ओके। और हम इसी को टॉपिक को पढ़ेंगे और फिर हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या है, आपको सबसे पहले जो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जो रीजनल चीज़ें हैं, है ना, जो रीजनल फिनोमेनास हैं, जो रीजन में होता था वो अब ग्लोबलाइज लेवल पे हो गया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। अब वो रीजनल फिनोमेना नहीं रहा, अब वो लोकल फिनोमेना ना होके अब वो ग्लोबल फिनोमेना बन गया है।
दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है बेसिकली ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है जो है ह्यूमन की लाइफ के ऊपर। ओके, तो अब बेसिकली लाइफस्टाइल कि इसमें बोलते हैं कि अपग्रेडेशन हो रही है लाइफस्टाइल की। ओके, तो मार्केट ने क्या किया है, वेल्थ की है, क्रिएट की है। इसके लिए अपने इंटरेस्ट के लिए वेल्थ क्रिएट की ली है। और इससे क्या हुआ है, जो जो वेल्थ तो क्रिएट की है मार्केट ने, लेकिन इससे क्या हुआ है, जो ट्राइब्स की जो सिक्योरिटी है, ट्राइब्स के जो लाइवलीहुड है, वो उनका डिस्टर्ब हुआ है मार्केट फोर्सेस के आने से। उनकी अपनी तो ग्रोथ हुई है, अपनी तो उन्होंने पैसा कमाया, लेकिन उससे क्या हुआ है, ट्राइबल लोगों की लिविंग को नुकसान हुआ है, उनकी सिक्योरिटी को असर हुआ है। ओके, तो जो ट्राइबल्स हैं, जिनको कहा जाता है, अब डिबेट है इसके ऊपर भी कि जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी वो ट्राइब्स थे, वो आज के डेट में जो ट्राइब्स थी वो पहले इंडिजिनस पॉपुलेशन थी। फिर आर्यंस आ गए यहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को उन्होंने तहस नहस कर दिया। जो यहाँ के ओरिजिनल हैबिटेंट थे वो साउथ साइड में चले गए, कुछ जंगलों में चले गए, ठीक है। तो अब ये डिबेट होती है, इस डिबेट के ऊपर भी हम डिस्कशन डिटेल में करेंगे। अब बेसिकली जो ट्राइबल के जो लोग हैं, वो कहा जाता है कि जो ओरिजिनल सेटलर्स है, यहाँ के जो ओरिजिनल हैबिटेंट्स हैं वो ट्राइबल्स थे। और वो कहाँ रहते थे, वो हिल्स में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, है ना। वो आइसोलेटेड रीजन में रहते थे जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज जो है वो रिच होते थे, वहाँ पे रहते थे। तो इन्होंने क्या हुआ, अब जो ग्लोबलाइजेशन का क्या है, लोकल फिनोमेना जो है वो क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रीजनल फिनोमेना ग्लोबल वन बन गया। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, ये नहीं कहता कि ट्राइबल कम्युनिटीज पॉजिटिवली भी इफेक्ट हुई है और नेगेटिवली भी इफेक्ट हुई है, और गवर्नमेंट जो है वो ऐसे स्टेप्स ले रही है जिससे ट्राइबल लोगों की फर्दर जो है वो एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और वो भी आगे लाइफ में बढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, बहुत बड़ी सारी डायमेंशंस हैं। जैसे जैसे क्या हुआ, तो लिबरलाइजेशन हुई, ग्लोबलाइजेशन हुई, प्राइवेटाइजेशन हुई, जब इंडिया में रिफॉर्म्स आए, 1991 में रिफॉर्म्स आए। तो अब क्या हुआ कि जो ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग थे, जब वहाँ पे एनक्रोचमेंट हुई, कहीं वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सेटअप किया, कहीं वहाँ पे माइनिंग शुरू की, मिनरल्स की को वहाँ से निकाला, या फिर और जो एक्टिविटीज़ हुई, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हुई, फैक्ट्रीज बनी, तो ट्राइबल्स के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि उनको डिस्प्लेस करके वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए, डैम्स बनाए। तो वहाँ पे उनको वो उनकी तरफ से प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। और अब क्या हुआ कि ये मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, जब अब लेकिन अब पॉलिसीज़ ऐसी बना दी हैं गवर्नमेंट ने कि उनकी रिहेबिलिटेशन साथ साथ में कर दी जाती है, ट्राइबल की, है ना। अब 100% फुल प्रूफ जो है वो सिस्टम तो आप वो तो आइडियल वर्ल्ड में ही मिलेगा, रियल वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, बट फिर भी अप्रोच होती है कि मैक्सिमम लोग सारे कवर हो जाएं और रिहेबिलिटेट किए जाए, उनके घर दोबारा से बनाए जाएं, उनको दोबारा से लाइवलीहुड प्रोवाइड की जाए, है ना। तो अब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुई, एनवायरनमेंटल की डिग्रेडेशन हुई, एक्सेसिव जब एक्सट्रैक्ट हुआ रिसोर्सेज का, तो वहाँ के ट्राइबल लोगों ने भी जो है वो किया। तो मैंने आपको बताया कि फीचर्स क्या हैं। तो अब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन और इंडिजिनस इकोनॉमिक सिस्टम को मैंने आपको बताया क्या है। आप फीचर्स देखें ट्राइबल इकोनॉमी में। अब ट्राइबल इकोनॉमी क्या है, वो जो पिछड़ी हुई इकोनॉमी है, ट्राइबल इकोनॉमी है, लोग बैकवर्ड हैं, है ना। तो वो फॉरेस्ट में क्या होता है, उनका रिलीजन जो है वो स्पिरिचुअलिज्म, वो जो फॉरेस्ट के साथ उनका नेचर के साथ उनका स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, अटैचमेंट है लैंड के साथ। ओके, अब ग्लोबलाइजेशन के साथ नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन क्या क्या हुआ कि पॉजिटिव भी करेंगे, नेगेटिव भी करेंगे। जो ट्राइबल इकोनॉमीज हैं वो एक्सटेंशन होने की कगार पे है। किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ओके, तो
अब मार्केट में जो फोर्सेस हैं वो उनको डिस्प्लेस किए जा रही हैं, है ना, वो अपनी वॉइस को रेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो अब ग्लोबलाइजेशन का फोकस होता है जब मिनरल एक्सट्रैक्शन की जाती है, तो लैंड रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, फॉरेस्ट की क्लियरिंग होती है, वाटर का रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। तो जब वो उन चीज़ों का एक्सप्लोइटेशन होती है तो ट्राइबल के लिए कुछ वहाँ से फॉरेस्ट से लेने के लिए कुछ बचता नहीं है, और उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। ओके, तो रॉ मटेरियल्स उनका ले लिया जाता है, तो वो उनके लिए कुछ बचता नहीं है ना। तो ये सब होता है इसकी जो ग्लोबलाइजेशन की, यही मैंने नेगेटिव चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि जो 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 सोवनिटी होती है उनकी ट्राइब्स की, वो कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और नई ट्रीटीज़ नेशनल गवर्नमेंट उनको बाइंड कर दी जाती है कि न्यू ग्लोबल ट्रीटीज़ बनी है, ये हुआ है वो हुआ है, तो उनको जो है उनके राइट्स को थ्रो कर दिया जाता है ना। तो अब देखा जाए कि बड़े सारे डैम्स, मिनरल्स, रोड्स डेवलपमेंट, एनर्जी डेवलपमेंट, है ना, जो वहाँ की जो इकोनॉमीज है वो तो डिस्टर्ब हो गई है। हालांकि वो दूसरी जगह पे उनको रिहेबिलिट कर दिया जाता है, पर जो ओरिजिनल फॉरेस्ट से उनको निकाल दिया जाता है, फॉरेस्ट से उनके स्पिरिचुअल रिलेशन भी होते हैं। तो जो हम पढ़ेंगे ट्राइबल कॉस्ट कॉन्टिन्यूम को नहीं, हम पढ़ेंगे नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स, ये हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स पेपर भी में। तो उसमें आप ये कॉन्सेप्ट को इसमें आप बता सकते हो कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है ग्लोबलाइजेशन का इंडिजिनस इकोनॉमिक सिस्टम पे। वो कैसे है वो आप एग्जांपल दे सकते हो ट्राइब नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स के थ्रू। ठीक है, तो अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है? अब पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि पैसे मिले हैं उनको, ट्राइबल्स को, अगर उनकी ज़मीनें ली गई हैं, उनको मॉनेटरी बेनिफिट दिया गया है, उनके आर्ट को, जो उनका आर्ट था ना, वो फ्लॉरिश हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप मधुबनी पेंटिंग्स की बात कर लीजिए, वर्ली पेंटिंग्स की बात कर लीजिए, ये ट्राइबल, इनका ओरिजिनेशन ट्राइबल पीपल की वजह से हुआ। तो इनको एक वर्ल्ड लेवल पे इनको रिकॉग्निशन मिली है। अब ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, अब क्या हुआ है कि ट्रेडिशनल नॉलेज को डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। किसकी? ट्रेडिशनल नॉलेज की। तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बना दी जा रही है। तो इससे क्या किया जा रहा है, जो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज उनके पास था, जो उनके चाहे वो उनके आप दातुन की बात कर लीजिए, जहाँ उनके जो आयुर्वेदा की बात कर लीजिए, जहाँ उनके जो हीलिंग जो उनके फार्मूलाज थे, मैजिक फार्मूलाज थे, या फिर जो अदर मेडिसिन फार्मूलाज हैं, हर्ब्स की जानकारी जो है वो, जो जिन किन हर्ब से किन बीमारियों का नाश होता है, ये ट्राइबल्स ये अपने वो हर्बल से वो क्यूर करते थे डिसीज़ को, है ना। तो उन इस नॉलेज को डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप की जा रही है। ओके, ताकि अनएथिकल पैटर्न्स को रोका जा सके। तो क्यों? ताकि जो एंशियंट नॉलेज है उनकी, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, चाहे वो नॉलेज आयुर्वेदा की हो, हर्बल मेडिसिन की हो, चाहे वो और चीज़ों की हो, चाहे वो मैजिकल फार्मूलाज की हो, है ना, और अदर फार्मूलाज की हो, तो उनको वो संभाल के रख रहे हैं। उनके जहाँ आर्ट है, ट्रेडिशनल कोई आर्ट है, जैसे मधुबनी पेंटिंग है, वर्ली पेंटिंग है, उनको कैसे तैयार करना है उसको डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, उनका रिकॉर्ड प्रॉपर फ्रेम किया जा रहा है, ताकि कोई अनएथिकल पेटेंट से बचाया जा सके, बायो पायरेसी से बचाया जा सके ट्राइबल की नॉलेज को। ओके, तो इन चीज़ों को आप, मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बताया और नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है,
तो जैसे नीति आयोग ने कहा कि ईस्ट इंडिया में जो है ट्राइबल फार्मिंग को सुजेस्ट किया है और उसको ऑर्गेनिक ट्राइबल फार्मिंग करनी चाहिए और इसको एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। ओके, तो अब यानो मेमो ट्राइब है, वो भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। यानो मेमो ट्राइब, तो यानो मेमो ट्राइब जो है वहाँ पे क्या हुआ है कि गवर्नमेंट जो है, जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है इंडिजिनस कम्युनिटी की, उसको वो कोप करने के लिए जो है नहीं हो पा रहा उनसे को, और उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है बेनिफिट्स के साथ। तो क्या हो रहा है, पॉइजनिंग हो रही है, मेटल पॉइजनिंग हो रही है, मर्कुरी पॉइजनिंग हो रही है, ठीक है, मगर ट्राइब मेडिसिन है ही नहीं इनके लिए। तो ये चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी। अब यानो मेमो ट्राइब जो ब्राज़ील की है उसमें आप नेगेटिव एस्पेक्ट डाल सकते हो, और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आप डाल सकते हो। जो नीति आयोग ने जो सजेस्ट किया है कि फार्मिंग होनी चाहिए, है ना, जो है ना, तो ये ट्राइब्स जैसे कनी ट्राइब है, कनी ट्राइब को क्या किया जा रहा है, उनके जो जीवनी ड्रग्स हैं, है ना, उनके आईपी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है ट्राइबल कम्युनिटी को। बेनिफिट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, हर चीज़ के। तो ये है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिजिनस इकोनॉमिक सिस्टम को मैंने आपको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, हम एक और इस वीडियो में एक और टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद फिर अगला जो वीडियो होगा वो हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम तैयार करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे, हम पिछली वीडियो में हमने किनशिप को डिस्कस किया था, वेरियस फॉर्म्स ऑफ किनशिप, वेरियस टाइप्स ऑफ किनशिप, वेरियस जो क्लासिफिकेटरी डिस्क्रिप्टिव सिस्टम है किनशिप टर्मिनोलॉजी का, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं फिलिएशन को डिस्कस करते हैं। अब फिलिएशन है क्या बेसिकली, है ना, फिलिएशन है क्या बेसिकली। अब फिलिएशन होता क्या है, जो रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स का अपने चाइल्ड के साथ, और जो रिलेशनशिप कैसे होता है, ये अडॉप्शन की वजह से भी हो सकता है रिलेशनशिप, क्या कारण, मैरिज की वजह से भी हो सकता है, ब्लड की वजह से भी हो सकता है, लॉ की वजह से भी हो सकता है, जजमेंट ऑफ अडॉप्शन की वजह से भी हो सकता है रिलेशनशिप। तो जब एक फिलिएशन, पहले जब एक रिलेशन बन जाता है बच्चे और चाइल्ड के बीच में, चाहे वो बायोलॉजिकल, चाहे वो ब्लड के जरिए हो, चाहे वो लॉ के जरिए हो, तो क्या हो जाती है, ऑब्लिगेशन हो जाती है। हमने कहीं ना कहीं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन दी थी, किसने, वेस्टर्न मार्क ने डेफिनेशन दी थी कि किस तरह से मैरिज कैसे होती है, फैमिली मैरिज को डिफाइन किया था कि किस तरह से उनसे जो बच्चे होते हैं उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो ये सेम फिलिएशन क्या है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो हो जाती है किनके ऊपर, चिल्ड्रन के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। ठीक है, और फिलिएशन जो है, आप मैरिज है तो जब डिसेंट है, मैट्रिलिनियल डिसेंट है, पैटर्नियल डिसेंट है। डिसेंट में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टी कैसे फ्लो करती है पेरेंट लाइन में, फादर मेल लाइन में चलेगी या फीमेल लाइन में चलेगी, फादर लाइन में चलेगी या मदर लाइन में चलेगी। तो ये चीज़ें भी हम फिलिएशन जो है वो ये डिसाइड करके हमें बताता है। ओके, तो अब पैट्रिलिनियल सिस्टम में क्या होता है कि किस तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है फादर से सन के बीच में। तो मैट्रिलिनियल डिसेंट में जो है, जो चाइल्ड जो है वो बिलोंग करता है मदर के डिसेंट ग्रुप से, और इसलिए प्रॉपर्टी जो होती है, इसलिए उसका प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम नहीं होता, इसलिए जो उसका जो क्लेम है, जो मदर के भाई की प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर उसका क्लेम पड़ेगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं फिलिएशन। डिसेंट फिलिएशन क्या है, डिसेंट फिलिएशन का मैंने बताया कि जब फिलिएशन बन जाता है तो अब क्या होता है, फिलिएशन दो तरह की होती है, एक पैट्रिलिनियल सिस्टम ऑफ डिसेंट है। डिसेंट फिलिएशन दो तरह की है, पैट्रिलिनियल डिसेंट सिस्टम है फिलिएशन का, मैट्रिलिनियल डिसेंट सिस्टम है फिलिएशन का। कि किस तरह से प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र होती है ना, फादर टू सन,
तो कैसे मैट्रिलिनियल सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी का जो राइट्स होता है वो सन का नहीं होता, वो प्रॉपर्टी क्लेम करता है अपनी मदर के भाई की प्रॉपर्टी को क्लेम करता है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन। कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन, डिसेंट फिलिएशन पढ़ा हमने, कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन पढ़ा। तो अब मेयर फोर्टेस ने इसकी एग्जांपल दी। इन्होंने क्या किया था, घाना की टेनेंसी को स्टडी, घाना ट्राइब है, टेनेंसी की उसको स्टडी किया था और इन्होंने कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन को डिस्कस किया। इन्होंने कहा तो कम्प्लीमेंट्री जो फिलिएशन, अब होता क्या है इसमें, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी यूनिलिनियल डिसेंट ग्रुप की। यूनिलिनियल डिसेंट, अगर मान लो कि वो पैट्रीलिनियल डिसेंट ग्रुप है, तो पैट्रीलिनियल डिसेंट ग्रुप में जो जो सन है वो किसके किनशिप में बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा फादर का जो डिसेंट ग्रुप होगा उस पर बिलोंग करेगा, वो प्रॉपर्टी भी उस पर फादर लाइन में चलेगी, फादर अपने सन को करेगा। लेकिन इसमें जो मदर वाली साइड के जो वो जो किनशिप्स होती हैं वो क्या है, वो आ जाती हैं आपको कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन में। और क्या होता है कि उसका रिलेशन होता है मदर वाली साइड के किन्स के साथ भी, ठीक है। जैसे देयर मदर्स ब्रदर और देयर मैटरनल ग्रैंडफादर का, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनके साथ उसका बॉन्डिंग होती है, सोशल रिलेशनशिप होता है, उनके साथ वो रहता है ना। तो वो ये सब चीज़ें जो किनशिप, जो किन्स हैं ये वाले, तो ये आते हैं हम कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन के तरफ करते हैं। तो ये है, मैंने आपको बताया कि फिलिएशन क्या होती है, कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन क्या होती है, डिसेंट फिलिएशन क्या होती है। फिलिएशन क्या है, कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन क्या है, डिसेंट फिलिएशन क्या है। अब कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन को मायर फोर्टे ने डिस्कस किया था, उन्होंने एग्जांपल दी थी टेनेंसी ऑफ गाना की, वहाँ पे इसको कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। अब हम बात करते हैं डिसेंट थ्योरी को। डिसेंट थ्योरी की बात करते हैं, अलायंस थ्योरी की बात करते हैं, दो थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। तो अलायंस अप्रोच क्या है, डिसेंट अप्रोच क्या है, तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फिर अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम डिसेंट थ्योरी। डिसेंट थ्योरी है क्या? डिसेंट आपको होता है ना कि पता चलता है कि प्रॉपर्टी जो है वो फीमेल लाइन में चलेगी या फीमेल लाइन में चलेगी। ओके, डिसेंट थ्योरी क्या है? डिसेंट थ्योरी को हम लीनियस थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, तो एक अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम बुक पब्लिश हुई थी, हम पढ़ेंगे आगे पॉलिटिकल सिस्टम में। तो अब है क्या बेसिकली, अब डिसेंट थ्योरी जो है एक इस तरह से जो प्रॉपर्टी जो है या फिर जो है वो चीज़ें कैसे चलती हैं, मदर लाइन में कैसे चलती हैं, फादर लाइन में कैसे चलती हैं, कैसे प्रॉपर्टी का जो है वो कैसे वो डिवीज़न होती है, कैसे जो है जो लाइन जो है वो लाइन ऑफ डिसेंट जो है वो कैसे चलती है, मेल लाइन में कैसे चलती है, फीमेल लाइन में कैसे चलती है, और ये डिफर करता है सोसाइटीज़ टू सोसाइटीज़। तो ये लाइन अब एक क्या किया इन्होंने, हेनरी एस मैने थे, इनका एक वर्क था एंशिएंट लॉ। एंशिएंट लॉ वर्क किसका था? हेनरी मैने का, हेनरी एस मैने, याद रखना एच.एस. मैने, जिनका वर्क था एंशिएंट लॉ। उन्होंने पैट्रियार्कल थ्योरी को डिस्कस किया, क्योंकि डिसेंट थ्योरी में हम क्या करेंगे, हम पैट्रियार्की को स्टडी करेंगे, मैट्रियार्की को स्टडी करेंगे। तो मेन एक्सपोनेंट्स क्या थे? हेनरी एस मैने ने पैट्रियार्कल को स्टडी किया। तो इस तरह से, तो इसमें क्या हुआ कि फैमिली का बनती कैसे है, क्योंकि और फैमिली में जो वैल्यू सिस्टम होता है वो उसमें हेड कौन होता है, उसमें हेड जो है आपको मेल देखने को मिलेगा, जो एल्डेस्ट सर्वाइविंग होगा ना
मेल, वो जो है वो हेड होगा उस उस सोसाइटी सोसाइटी में, में उस उस फैमिली फैमिली का। का। तो तो ये ये किसने किसने किया? किया? एंशियंट एंशियंट लॉ लॉ बुक बुक लिखी लिखी थी थी हेनरी हेनरी एस एस मेने मेने ने। ने। तो तो उन्होंने उन्होंने इस इस चीज़ चीज़ को को डिस्कस डिस्कस किया। किया। तो किस तरह से जो फैमिली में एल्डेस्ट जो मेंबर होता है वो होता है मेल। जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है वो हेड होता है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो जो एल्डेस्ट सन जो पीछे बचे हैं, है ना, तो वो जो क्या करते हैं, वो हेड बन जाते हैं और वो बेस बन जाते हैं सोसाइटी का। ओके, तो अब क्या हुआ, अटैचमेंट हो जाना। अब प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी जब उनमें डिवाइड होती थी तो हेड बनता था, बच्चे हैं ज़्यादा, तो हेड किसको बनाना है, प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होनी है। तो क्या हुआ, पहले तो जब छोटी फैमिली होती थी तो प्रॉब्लम नहीं आती थी। जब बड़ी फैमिलीज होने लगी तो क्या डिस्प्यूट्स होने लगे, ठीक है, रिलेशनशिप में इश्यूज जो है वो डेवलप होने लगे लैंड को लेके, ठीक है। तो ये इश्यूज आने लगे। तो ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो चीज़ें हैं आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती हैं। तभी आके आपको सोसाइटीज़ जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो अब क्या हुआ, वो भी फिर आगे और एक्सटेंडेड पैट्रियार्कल फैमिली होगी। तो उनमें भी क्या हुआ, जो प्रॉपर्टी जो थी वो क्या है, जनरल प्रॉपर्टी का मालिक किसको बनाया गया, सन का, ना कि डॉटर को बनाया गया, ना कि वाइफ को बनाया गया। तो प्रॉपर्टी का हेड किसको बनाया, ये किसने स्टडी किया, हेनरी एस मैने ने, ठीक है। तो उसके बाद एंशिएंट लॉ में इन्होंने ये डिस्कस किया, हेनरी एस मैने ने। उसके बाद एक और थे मैकलिनन एंड मॉर्गन। उन्होंने कहा कि ह्यूमन सोसाइटी में स्टार्टिंग से ही आपको पैट्रियार्कल नहीं देखने को मिलता है। मॉर्गन ने ये कहा कि सोसाइटी जो थी प्रोमिस्कस थी, ठीक है। फैमिली तो बाद में आके बनी, जब प्रोमिस्कस थी, कोई रेगुलेशन नहीं था, रिप्रोडक्शन में रेगुलेशन नहीं था, सेक्सुअल रेगुलेशन नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि डिस्प्यूट जब होने लगे, इश्यूज क्रिएट होने लगे फैमिली में, तब जाके फैमिली आई, तब जाके फैमिली का निर्माण हुआ। ये किसने कहा, मैकलिनन और मॉर्गन ने कहा। तो मैकलिनन मॉर्गन ने ये भी कहा प्रोमिस्क्यूटी की वजह से क्या हुआ, पहले मैट्रिलिनी आई, पहले पैट्रिलिनी नहीं आई, पहले मैट्रिलिनी आई। तो क्या हुआ, मैट्रिलिनी मतलब पहले मदर चाइल्ड का रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद फिर एस्टेब्लिश हुआ सन और फादर का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ। तो हेनरी मैने ने कहा कि पैट्रियार्कल थ्योरी के बारे में वो बताते हैं अपनी एंशिएंट लॉ बुक में। तो जो दूसरे थे मैकलिनन और मॉर्गन, ये बताते हैं कि पहले मैट्रिलिनियल सोसाइटीज आई, है ना। पहले हेनरी एस मैने ने कहा पहले पैट्रियार्कल सोसाइटी आई, और मॉर्गन ने कहा, मैक्लिनन और मॉर्गन ने क्या कहा कि पहले मैट्रिलिनी आई। ओके, तो अब देखा जाए, अब डिसेंट थ्योरी। तो अब जो मैक्लिनन थे, हेनरी एस मैने ने डिस्क्राइब किया, एंशिएंट लॉ ने अलग से हेनरी मैने ने एंशिएंट लॉ में डिस्क्राइब किया। जो उसके बाद जो दूसरे थे मॉर्गन ने, उन्होंने बताया, उन्होंने मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ के ऊपर फोकस किया। ओके, तो अब मैक्लिनन और मॉर्गन ने क्या कहा कि जो क्लैंस हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सोगेमी प्रैक्टिस करते हैं। वो क्या करते हैं, एक्सोगेमी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बताया आपको कि क्लैन जो है एक्सोगेमस ग्रुप है, मीन्स आप उनको अगर पार्टनर को या सोसाइटीज़ में अगर शादी करनी है, मेल को शादी करनी है, तो वो क्या करेगा, वो पार्टनर को सीख करेगा अपने क्लैन के बाहर, वो अपने क्लैन में शादी नहीं करेगा।
तो ये चीज़ें ये भी इन्होंने बताया, ये भी मैक्लिनन और मॉर्गन ने इन चीज़ों पे स्ट्रेस किया। तो आपने देखने को मिला होगा कि क्लैन बेस्ड सोसाइटीज़ होती हैं, आपको मोइटिस बेस्ड सोसाइटीज़ देखने को मिलेगी, आपको लीनिएज बेस्ड सोसाइटीज़ देखने को मिलेगी। ओके, तो मॉर्गन की जो मैट्रिलिनियल क्लैंस के बारे में उन्होंने फोकस किया, ठीक है। बट उसमें क्या हुआ, जॉन स्वेंटन ने क्या किया कि उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब्स की स्टडी की, जॉन स्वेंटन ने। तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब्स जो है वो मैट्रिलिनियल नहीं है। मॉर्गन ने कहा कि फैमिली बेस्ड यूनिट्स जो हैं वो मैट्रिलिनियल हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब्स की स्टडी की जॉन स्वेंटन ने। उन्होंने अमेरिकन इंडियंस के ऊपर स्टडी की जॉन स्वेंटन ने। तो उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन इंडियंस हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके ऊपर स्टडी किया। तो उन्होंने कहा कि जो नॉर्थ अमेरिकन के ट्राइब्स हैं वो मैट्रिलिनियल नहीं है। ओके, उसके बाद और एक और आए आर.एच. लॉई। आर.एच. लॉई ने क्या कहा, देखो जॉन स्वेंटन को डिस्कस किया, मैक्लिनन एंड मॉर्गन को डिस्कस किया, हेनरी एस. मैने को डिस्कस किया, आर.एच. लॉई को हमने अभी डिस्कस करना है। तो इन्होंने कहा कि जो फैमिली जो है आपको हर जो है स्टेजेस पे मिलेगी, लेकिन कोई फिक्स्ड कोई सक्सेशन नहीं है कि मैट्रिलिनियल डिसेंट है या पैटर्नल डिसेंट है, जी आर.एच. लॉई ने कहा। ठीक है, जो लोअर सिविलाइजेशन है, हायर सिविलाइजेशन है, वो इम्पोर्टेंस देते हैं पैटर्नल साइड ऑफ द फैमिली। फैमिली जो है, क्लैन हो गया, मोइटी हो गया, आर रूटेड इन लोकल एंड कॉन्संग्यूनल फैक्टर। तो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे रैडक्लिफ ब्राउन, रिवर, इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो अमेरिकन थे, मैने हो गया, मैक्लिनन हो गया, मॉर्गन हो गया, ठीक है ना। तो ये ब्रिटिश और जो अमेरिकन ये स्कॉलर्स थे, इन्होंने कॉरपोरेट का रोल को बताया डिसेंट ग्रुप में, है ना। तो इसमें जो रिवर्स थे, उन्होंने कहा, डिसेंट को एक्सप्लेन किया कि मेंबर्स को कैसे रिकॉग्निशन मिलती है, ठीक है, और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जो है प्रॉपर्टी का, रैंक का कैसे होता है। लेकिन जो दूसरा नोशन था, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब रेडक्लिफ ब्राउन ने जो मैट्रिलिनियल सक्सेशन को स्टडी किया और रिवर्स के पॉइंट को एग्री किया। रेडक्लिफ ब्राउन और रिवर्स ने एक दूसरे के पॉइंट को एग्री किया। ओके, तो क्रोबर ने कहा मोइटी, क्लैन, अनदर यूनिलैटरल डिसेंट ग्रुप सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं, सेंट्रल नहीं है ना। फैमिली, क्लैन, कोई ऐसा कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं है जिन्होंने फॉलो किया हो। द क्लैन मॉडल डिड नॉट डाई अवे but came back to the forefront as a functional model known as lineage model. It was basically used for the understanding of contemporary relationship in institution, more so to study particular frequent example of segmentary lineage system. तो बेसिकली हम देखेंगे कि डिसेंट थ्योरी है क्या। डिसेंट थ्योरी बेसिकली कुछ जो थे, मैक्लिनन, मैने और जो मैंने ने क्या एंशिएंट बुक में बताया कि सोसाइटी पैट्रिलोकल सोसाइटी है। मॉर्गन और मैक्लिनन ने बताया सोसाइटी मैट्रिलिनियल है ना। मॉर्गन ने बताया मैट्रिलिनियल है, और जो हेनरी एस. मैने है उन्होंने एंशिएंट लॉ बुक लिखी, उसमें बताया कि सोसाइटी बेसिकली होती है पैट्रिलिनियल, ठीक है। उसके बाद फिर मैक्लिनन ने, मॉर्गन ने ये भी कहा कि प्रोमिस्क्यूटी थी, फिर बाद में मैट्रिलिनियल का कॉन्सेप्ट आया।
उसके बाद जॉन वैटसन थे। जॉन वैटसन ने कहा कि जो मॉर्गन ने मैट्रिलिनियल कॉन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट किया था उसको क्वेश्चन किया। किसने? जॉन स्पैटन ने। आर.एच. लॉई ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैट्रिलिनियल सक्सेशन देखने को मिलेगा, कोई फिक्स नहीं है, कोई नहीं है, फैमिली है, फैमिली हर स्टेज पे आपको देखने को मिलती है। तो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए, जैसे रिवर्स थे, रैडक्लिफ ब्राउन थे, तो इनके जो है वो ये अपने व्यूज में एसोसिएटेड थे। जो अमेरिकन जो काउंटर पार्ट्स थे, मैने हो गया और मैक्लिनन हो गया, मॉर्गन हो गया, ये सारे मैने, मैक्लिनन, मॉर्गन ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो है ना, तो मेंबर्स जो होते हैं ग्रुप को रिकॉग्निशन कैसे मिलती है ना, तो उस तरह से वो डिसेंट्स के बारे में बात करता है। रिवर्स ने डिसेंट के बारे में बताया कि किस तरह से उसकी वो उसका जो है मेंबरशिप जो है वो ग्रुप में किस तरह की होती है, कैसी मेंबरशिप है उसकी ग्रुप में, तो उस तरह से वो डिसेंट जो है वो बताया जाता है। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने ऐसे लिखा था मैट्रिलिनियल सक्सेशन को, तो रिवर्स को एक पॉइंट दे दिया, कंक्रीट बेसिस दे दिया। ओके, तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस देखने को मिलेगा, है ना। तो डिसेंट थ्योरी कि डिसेंट ग्रुप है, किसी ने कहा कि नहीं यूनिलिनियल डिसेंट नहीं है, किसी ने कहा कि मल्टीलिनियल डिसेंट है, बाइलिनियल डिसेंट है, मल्टीलेटरल डिसेंट है। ओके, इस तरह से इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। ओके, कंक्लूजन में हम देखते हैं कि जो डिसेंट मॉडल की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो लोकल मॉडल्स के ऊपर ये फोकस नहीं करता, लोकल फिनोमेना के ऊपर ये फोकस नहीं करता, ये बता देता है कि इसमें कोई क्रेडिबिलिटी कम है। हाँ, लेकिन हम जो डिसेंट थ्योरी है वो हमें हेल्प करती है हमें किनशिप को स्टडी करने में, किस तरह से अर्लियर सोसाइटीज कैसी बनी, कैसे वो उनकी फैमिलीज बनी, कैसे उनमें जो मैरिजेस कैसे होती थी, वो उसको बनाने में हेल्प की। ठीक है, अब डिसेंट थ्योरी ने बस आपको किनशिप में हेल्प कर देगी, किस तरह से फैमिलीज बनी, बट इसका मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी में इसका रोल बिल्कुल भी नहीं है डिसेंट थ्योरी का। अब अलायंस थ्योरी, अब डिसेंट थ्योरी भी आपको पुराने आपको पेपर्स में दिखेगी, और अलायंस थ्योरी भी आपको जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उनमें भी आपको देखने को मिलेगी। तो अलायंस थ्योरी को किसने एडवोकेट किया था? लेवी स्ट्रॉस ने एडवोकेट किया था थ्योरी ऑफ अलायंस को। ठीक है, स्ट्रक्चर सोसाइटी का स्टडी करने के लिए थ्योरी ऑफ अलायंस को किया। तो इसने कहा कि शुरू में क्या था, टोटल डिसऑर्डर था, कोई सोसाइटी नहीं थी शुरू में। ठीक है, तो उसके बाद ही ऑर्डर आया। पहले तो प्रॉस्पेरिटी थी, या पहले तो क्या बोलते हैं कि कोई प्रोमिस्कस था ना, पहले तो पीस में रहते थे, फिर उसके बाद जब इश्यूज आ गए, फिर उसके बाद सोसाइटी का जन्म हुआ, है ना। तो इन्होंने तीन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, तीन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अलायंस थ्योरी के, वो बताए लेवी स्ट्रॉस ने। तीन जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे ना अलायंस के, एक उसने बताया एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और दूसरा उसने बताया एक्सचेंज ऑफ आइडिया, तीसरा उसने बताया एक्सचेंज ऑफ मैन एंड वुमेन, कि वेदर मैट्रिलिनियल सोसाइटी फर्स्ट आई है या फिर पैट्रिलिनियल सोसाइटी पहले आई है। तो अलायंस थ्योरी ने इसमें ये डिस्कस किया कि एक्सचेंज सिस्टम को डिस्कस किया, अलायंस थ्योरी को डिस्कस किया। तो दो तरह के एक्सचेंज के ऊपर फोकस किया उसने, लेवी स्ट्रॉस। इन्होंने कहा रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज होती है और एक जनरलाइज्ड एक्सचेंज होती है। तो अलायंस थ्योरी क्या है? बेसिकली एक जनरलाइज्ड एक्सचेंज भी है इसमें और रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज भी है। और वाइफ एक्सचेंज एग्रीमेंट से क्या होता है
कि नेटवर्किंग बनती है, सोशल नेटवर्क बनता है, इंटर ग्रुप रिलायंस बनता है। तो ये जो एक्सप्लेन किया लेवी स्ट्रॉस ने। अब रेसिप्रोकल में रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज कहाँ होता है, जहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एक्सचेंज में, है ना। जहाँ पे फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज वहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे क्रॉस कजन मैरिजेस होती हैं, क्रॉस कजन मैरिजेस वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको जनरलाइज्ड एसिमेट्रिकल एक्सचेंज भी मिल जाएगा और आपको कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो डिसकॉन्टिन्यूस एक्सचेंज भी देखने को मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि फ्लो जो होता है ह्यूमन का एक डायरेक्शन में होता है और आर जनरेशन में होता है ना। तो इसमें जो डिसकॉन्टिन्यूस एक्सचेंज में क्या होता है कि एक्सचेंज होती है वो होती है ह्यूमन की, लेकिन वो इमीडिएट हर जनरेशन में नहीं होगी, वो एक जनरेशन को छोड़ के अगले जनरेशन में होएगी एक्सचेंज। तो इसको लेवी स्ट्रॉस ने जो है, लेवी स्ट्रॉस की जो अलायंस थ्योरी है या जो डिसेंट थ्योरी है, जब वो फिलिएशन और कम्प्लीमेंट्री हमने फिलिएशन पढ़ा है, डिसेंट्रियन फिलिएशन, कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन एंड डिसेंट एंड कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन को हमने पढ़ा है, अलायंस थ्योरी को पढ़ा है कि किस तरह से जो है जनरलाइज्ड एक्सचेंज होता है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज होता है। तो इन चीज़ों से क्या होता है, एक सोशल नेटवर्किंग बनती है, एक इंटर ग्रुप के बीच में रिलायंस बनता है। ओके। और कहीं कहीं जो है एफिनल रिलेशनशिप बनते हैं, कहीं कहीं कॉन्सैंग्यूनिटी आपको देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं किनशिप जो है, आप जैसे आपको मैंने बताया एफिनल किनशिप होते हैं, कॉन्सैंग्यूनिटी किनशिप होते हैं, ठीक है। तो विमेन को ऐसे मतलब हम कह सकते हैं कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी नहीं है कि ये इसको आप एज ए एक्सचेंज मानो। तो विमेन जो है वो एक्सचेंज की प्रॉपर्टी नहीं है। ओके। तो डिसेंट थ्योरी ने क्रिटिसाइज किया अलायंस थ्योरी को, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि डिसेंट के बेसिस पे सोशल स्ट्रक्चर बिना, ना कि अलायंस के बेसिस पे, बिकॉज डिसेंट रूल्स पता चलता है कि एक्सचेंज पैट्रिलिनियल होगा, मैट्रिलिनियल होगा। ह्यूमन एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन पैट्रिलिनियल सोसाइटी एंड नॉट इन मैट्रिलिनियल वन। तो है ना, अलायंस थ्योरी जो है आपको डिसेंट थ्योरी क्रिटिसाइज करती है अलायंस थ्योरी को, अलायंस थ्योरी क्रिटिसाइज करती है डिसेंट थ्योरी को, ठीक है। दोनों के अप्रोचेस अलग अलग हैं। आप देखेंगे अलायंस अप्रोच, है ना, देखो अलायंस अप्रोच जो है, जो अलायंस थ्योरी है वो एक स्ट्रक्चरलिस्ट थे, फ्रेंच के स्ट्रक्चरलिस्ट थे जिनका नाम था लेवी स्ट्रॉस। उन्होंने अलायंस अप्रोच को दिया। और जो डिसेंट अप्रोच है, ये जो ब्रिटिश अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, लेविस मॉर्गन, हेनरी मैने, है ना, तो इन्होंने डिसेंट अप्रोच को कैटेगराइज किया। इन्होंने कहा कि डिसेंट क्या रूल्स हैं कि प्रॉपर्टी मेल लाइन पे चलेगी या फीमेल लाइन पे चलेगी, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ को बताया। तो इन्होंने कहा कि आर्बिट्ररी सोशल कैटेगरीज बनी है। इन्होंने कहा कि डिसेंट रूल्स बने हैं, सोशल रूल्स है, जिसके बेसिस पे हम प्रॉपर्टी मेल लाइन में चलती है या फीमेल लाइन में चलती है। ये कह रहे हैं कि सोशल कैटेगरीज बन गई हैं क्लास के बेस पे, है ना, जो ओरिजिनेटेड हुई हैं, है ना। कुछ कंपल्सन क्वालिटी को ये एक्सप्लेन करता है ना। तो अलायंस थ्योरी कहता है कि एक्सचेंज के वजह से, हाँ, सोशल एक्सचेंज एक बेसिस है जिसकी वजह से नेटवर्क बनता है। तो इन्होंने कहा, इन्होंने किनशिप का जिक्र किया। किनशिप जो है वो बायलिटरल है, इसमें मदर के साइड के भी रिलेटिव आते हैं और फादर के साइड के भी रिलेटिव आते हैं,
तो इन्होंने कहा, इन्होंने एलेबोरेट किया रेसिप्रोसिटी के केस पे, इंसेस्ट टैबू के बेस के, है ना, इसके बेस पे इन्होंने एक्स्टैब्लिश किया। तो ये था बेसिकली अलायंस थ्योरी, और जो बेसिकली दूसरी थ्योरी है फिलेशन थ्योरी। ठीक है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इसको आप ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा। इसको आप कंसेप्चुअली इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी। तो ये अलायंस थ्योरी और ये डिसेंट थ्योरी, डिसेंट थ्योरी कहती है कि फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, है ना। तो डिसेंट थ्योरी जो अलायंस थ्योरी है ये बात करता है कि अलायंस एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है, वाइफ्स का एक्सचेंज होता है ना, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो हेनरी मैने हो, चाहे वो लुइस मार्गिन हो, चाहे वो अलायंस की अप्रोच दी हो लेवी स्ट्रॉस ने, जो कि स्ट्रक्चरलिस्ट थे, इन्होंने अप्रोच दी हो। तो इन चीज़ों को जो एंथ्रोपोलॉजी के नाम हम देखने को मिल रहे हैं, हमें सोसाइटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़ के नाम देखने को मिल रहे हैं, आपने इन चीज़ों को स्टडी करना है डिटेल में। ओके गाइस, तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और गुड नाइट गाइस।